नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग एक्सीलेंस पर। और मैं हूं आपका साथी शुभम जंगड़ा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने मॉडर्न इंडिया की सीरीज़ कंटिन्यू शुरू कर दी है और इसके तहत हम आपको एक क्लास प्रोवाइड करवा चुके हैं। दोस्तों, इस सीरीज़ से पहले हम आपको एंशिएंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री, ये दोनों की दोनों सीरीज़ प्रोवाइड करवा चुके हैं। इन दोनों सीरीज़ में आपकी एंशिएंट हिस्ट्री में 20 वीडियोज़ और मेडिवल हिस्ट्री में आपके पास 14 वीडियोस हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगी, जिसके अंदर आपका फुल सिलेबस रहेगा, जिसमें किसी भी वनडे एग्ज़ाम के लिए आप कोई भी कैसी भी प्रिपरेशन कर सकते हो और आपके सभी के सभी क्वेश्चन आपको उस वीडियो से अटैम्प्ट हो जाएंगे। आपको किसी और अन्य वीडियो पर नहीं भागना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, जैसा कि हम आपको पहले बता चुके थे कि हम आपको हिस्ट्री के तीनों सीरीज़ जो है वो प्रोवाइड करवाएंगे। डेफिनेटली हम एनसीईआरटी और मेडिवल आपको पहले ऑलरेडी प्रोवाइड करवा चुके हैं और मॉडर्न हिस्ट्री जो है अब हमारी शुरू हो चुकी है, जिसके तहत हम आपको डेली वेज एक वीडियो प्रोवाइड करवा दिया करेंगे। और कल की वीडियो में हमने डिस्कस किया था दोस्तों, हमने जितने भी मुग़ल शासक पढ़े थे, हमारे जो मुग़ल शासक होते थे वो मिडिवल हिस्ट्री का पार्ट थे, क्योंकि मिडिवल हिस्ट्री में आपके गुलाम वंश, खिलजी वंश, शहीद वंश, तुगलक वंश, लोधी वंश, मुग़ल वंश, ये सारे के सारे वंश मिडिवल हिस्ट्री में आते हैं। लेकिन मुग़ल वंश के कुछ शासक ऐसे हैं जो आपके मॉडर्न हिस्ट्री में भी लाई करते हैं, और जितने भी मॉडर्न हिस्ट्री में हमारे मुग़ल शासक रह जाते हैं वो हमने कल डिस्कस कर लिए थे सभी के सभी, जिसमें आपके बहादुर शाह प्रथम और जहादर शाह जैसे आलमगीर द्वितीय, मतलब जितने भी हमारे मुग़ल शासक थे वो हमने कल डिस्कस कर लिए थे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं गवर्नर और गवर्नर जनरल और वाइसराय, किस तरह से गवर्नर से गवर्नर जनरल का पद स्थानांतरित किया गया और फिर गवर्नर जनरल से गवर्नर जनरल का पद जो है वो वाइसराय में बदल दिया गया, और आगे चलकर दोस्तों यही पद जो है वो आपका राष्ट्रपति पद में बदल जाएगा जैसे ही देश आज़ाद होगा। तो दोस्तों, पहले क्या होता था दोस्तों, जो आपका गवर्नर है, स्टार्टिंग का जो पद होता था वो गवर्नर होता था, और भारत में भी आपके बंगाल के गवर्नर बना करते थे। दोस्तों, हमने कल की वीडियो जो है आपकी वीडियो कंप्लीट करने के बाद हमने टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ फाइल डाल दी थी। अगर आपको पीडीएफ फाइल चाहिए आपको इस क्लास की या इससे पिछली क्लास की, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आपको इस चैनल पर जितनी भी वीडियोज़ पड़ी हैं उन सभी की पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और सभी की सभी पीडीएफ फाइल प्राप्त करें। दोस्तों, होता क्या है, पहले जो होता है कि भारत में बंगाल के गवर्नर बना करते थे। गवर्नर के पद को ही फिर गवर्नर जनरल का पद दे दिया गया था, और फिर गवर्नर जनरल का पद वाइसराय में बदल दिया गया था, और वाइसराय पद आगे चलकर दोबारा से गवर्नर पद में बदलेगा एक बारी, और उसके बाद फिर ये राष्ट्रपति पद में बदल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हो सकता है हमारे इस टॉपिक पर कम से कम 2 पार्ट बने, जिसका पहला पार्ट हम इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, वरना ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी दोस्तों। और मैं चाहता हूँ कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना करके ना तो आपको बोर करूँ और ना ही मैं ये सोचूं कि भाई जो मेरी स्ट्रेटेजी है वो आपको अलग अलग देखने को मिले। मैं तो आपको एक वीडियो कंप्लीट करवा दूंगा, एक ही वीडियो में पूरा टॉपिक क्लियर करवा दूंगा, परंतु ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, जिससे कि आप ये सोचोगे कि भाई इतनी बड़ी वीडियो को हम कैसे अटैम्प्ट करें। तो मेरा मानना ये है कि आप 20 मिनट की या 25 मिनट की एक वीडियो लगाकर उसी से आगे बढ़ के फिर दूसरा पार्ट लगा सकते हैं, जिससे कि आपको भी ज़्यादा बोरियत फील ना हो और आपके जो टॉपिक है वो कवर हो जाए। चलिए दोस्तों, हमारा जो पहला बंगाल का गवर्नर बना था उसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। और दोस्तों, रॉबर्ट क्लाइव के बारे में हम कल भी जिक्र कर चुके थे, लेकिन आज की इस वीडियो में रॉबर्ट क्लाइव को हम अच्छे से डिटेल्ड से जिक्र करेंगे। रॉबर्ट क्लाइव का जो सबसे पहला, रॉबर्ट क्लाइव दोस्तों ऐसा गवर्नर था जिसने अपने जीवन में 2 बारी शासनकाल किया था, जिसका 2 बारी शासन का जिक्र मिलता है। पहला शासन जो है इसका 1757 से लेके 1760 तक था, और दूसरा जो आपका रॉबर्ट क्लाइव का शासनकाल रहेगा वो 1765 से लेके 1767 तक रहेगा। इसके शासनकाल में दोस्तों प्लासी का युद्ध हुआ था, जैसे कि हमने कल भी डिस्कस किया था। कल हमने थोड़ा सा लाइट वे में पढ़ा था प्लासी का युद्ध, लेकिन आज हम उसे डिटेल से जिक्र करेंगे।
और मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था कि अगली आने वाली वीडियो में मैं आपको प्लासी का युद्ध डिटेल से बताऊंगा, उसके युद्ध के कारण क्या थे होने के और वो युद्ध क्यों लड़ा गया था। चलिए दोस्तों, जो इसका रॉबर्ट क्लाइव का पहला शासनकाल था वो 1757 से लेकर 1760 तक रहा। आगे चलकर ये दोबारा से गवर्नर बनेगा जो कि 1765 से लेकर 1767 रहेगा, लेकिन इसका दूसरी बार शासनकाल कहलाएगा वो। रॉबर्ट क्लाइव के बारे में कुछ मुख्य तथ्य पढ़ लेते हैं। रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी का युद्ध लड़ा था दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया कि 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ा गया। किस किस के बीच लड़ा गया? सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया और किसके बीच? रॉबर्ट क्लाइव के बीच। ये दोनों के बीच युद्ध लड़ा गया। होता क्या है दोस्तों, सिराजुद्दौला इतने शक्तिशाली माने जाते हैं कि इस प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला इतने शक्तिशाली साबित होते हैं कि ये लगभग 90% अंग्रेजों को भारत से बाहर करने में सक्सेसफुल हो गए थे, जिससे कि रॉबर्ट क्लाइव से ये चीज़ देखनी गई। क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव ने सोचा कि तेरे अपोजिट वाला इंसान जो अपोजिट में खड़ा है तेरे, वो तो इतना पावरफुल है, इतना शक्तिशाली है, और तो कुछ भी नहीं है। तो ये क्या करता है, रॉबर्ट क्लाइव मीर जाफ़र से जाकर मिलता है। अंग्रेजी व्यक्ति होता है, अंग्रेज़ों का एक व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है मीर जाफ़र, और मीर जाफ़र के साथ जाकर एक नीति चलाता है, फूट डालो और राज करो। तो उस नीति के तहत ये सिराजुद्दौला के जितने भी यारे प्यारे होते हैं या सिराजुद्दौला के जितने भी ईमानदार व्यक्ति होते हैं जो इसके साथ इसके दोस्त कहलाते हैं, उन सबको अपनी साइड कर लेता है और अपनी साइड करके इसको धोखे से इस युद्ध को हरवा देता है। वरना दोस्तों सिराजुद्दौला जो है इस युद्ध को कम से कम 90% तक जीत चुके थे, लेकिन इसको धोखे से हराया गया था प्लासी का युद्ध। दोस्तों प्लासी का युद्ध होता क्यों है, इसको थोड़ा सा डिटेल से मैं बता देता हूँ। इससे पहले इसके समय में अंग्रेज़ों ने कलकत्ता पर किलेबंदी कर दी थी और फ्रांसीसियों ने चंद्रनगर की किलेबंदी कर दी थी। ये दोस्तों एक एडिशनल फैक्ट है जो इसके समय में दोस्तों जो भी किसी गवर्नर या गवर्नर जनरल या वायसराय के समय पीरियड में कोई भी समय काल में कोई भी अगर इवेंट हुआ होगा वो मैं आपको साथ साथ बताता चलूँगा, ताकि उस समय के साथ साथ आपको और भी फैक्ट एक्स्ट्रा क्लियर हो सकें। तो दोस्तों इसके शासनकाल में अंग्रेज़ों ने कलकत्ता पर किलेबंदी कर रखी थी और फ्रांसीसियों ने चंद्रनगर पर किलेबंदी कर रखी थी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। होता क्या है दोस्तों, प्लासी का युद्ध क्यों लड़ा गया, इसको थोड़ा सा मैं क्लियरिफाई कर देता हूँ। इसके समय में 20 जून 1756, बात है कब की दोस्तों, 20 जून 1756, फोर्ट विलियम में एक काल कोठरी जिसको आप ब्लैक होल की घटना बोल देते हो। ब्लैक होल की घटना तो आपने सुनी होगी दोस्तों, नहीं सुनी तो आज सुन लो। ब्लैक होल की घटना दोस्तों होती क्या है, जिसमें 146 अंग्रेज होते हैं, उनको एक कोठरी में कैद कर दिया जाता है। जिस कोठरी में कैद उसको उन अंग्रेज़ों को काल कोठरी में कैद करके उन चारों तरफ आग लगा दी जाती है। और आग जो जैसा कि आपने ये बात नहीं सुनी थी जब असहयोग आंदोलन जो सा आया था, चोरा चोरी आंदोलन आया था गांधी जी का, उसमें एक पुलिस स्टेशन के अंदर जो है अंग्रेज़ों को बंद करके वो पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी, जिससे कि वो आंदोलन गांधी जी को वापस लेना पड़ा था। तो सेम आप उसी चीज़ से इसको कंपेयर करके अपने माइंड में सपोज कर सकते हैं कि 146 अंग्रेज़ों को काल कोठरी में कैद कर दिया था किसने, सिराजुद्दौला ने। उसमें काल कोठरी में कैद करने के बाद क्या हुआ दोस्तों, 123 अंग्रेज़ों की तो मृत्यु हो गई थी और जिसमें से 23 अंग्रेज जिंदा बच गए थे। और जब ये 23 अंग्रेज जिंदा बचे, कैसे ना कैसे अपनी जान बचाकर वापस अपने राजा के पास जाते हैं। और विलियम होलवेल नामक अंग्रेज एक होता था जिसने ये सारी की सारी 146 अंग्रेज़ों को काल कोठरी में कैद करने का सारा किस्सा जो है वो अंग्रेज़ ने अपने राजा को जाकर बताया, और जिससे कि अंग्रेज भड़क उठे और इस काल कोठरी इस ब्लैक होल की घटना का बदला लेने के लिए जो है अंग्रेज अपनी सेना को भेजते हैं। और अपनी सेना के साथ इस इवेंट का जो बदला लेने के लिए किसको घोषित करते हैं, रॉबर्ट क्लाइव को। और रॉबर्ट क्लाइव जो है अपनी सेना के साथ क्या करता है, अंग्रेज़ों की ओर से जाता है सिराजुद्दौला के साथ युद्ध करने के लिए। और इसलिए ये प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। कि प्लासी का युद्ध क्यों लड़ा गया दोस्तों, अंग्रेज़ों को काल कोठरी में कैद करने
का जो इवेंट था उसका बदला लेने के लिए अंग्रेज़ों ने रॉबर्ट क्लाइव को युद्ध लड़ने के लिए भेजा था, जिसे प्लासी के युद्ध का नाम दे दिया गया था, जो कि 1757 में लड़ा गया था। चलिए दोस्तों, इसलिए 1757 में जो है वो प्लासी का युद्ध लड़ा जाता है, क्योंकि जो ब्लैक होल घटना होती है, ब्लैक होल घटना का जो इवेंट होता है वो 1756 में होता है। और 56 में जैसे ही कुछ अंग्रेज बचकर वापस आते हैं और वहाँ जाकर अपनी स्टोरी बताते हैं, तो 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ा जाता है इस इवेंट की घटना का बदला लेने के लिए। तो अब पता लगा दोस्तों आपको कि प्लासी का युद्ध क्यों लड़ा गया था। दोस्तों, प्लासी का जो युद्ध है उसमें सिराजुद्दौला के हारने के कारण क्या क्या थे, मैंने जैसा कि आपको बताया कि जो रॉबर्ट क्लाइव है वो अपने एक अंग्रेजी अधिकारी से मिलने जाता है, मीर जाफ़र, और मीर जाफ़र के साथ एक नीति चलाता है, जिस नीति का नाम था फूट डालो राज करो। और उसके तहत सिराजुद्दौला के जितने भी वफादार व्यक्ति होते थे उनको अपनी ओर मिला लेता था, और उसको जैसे ही मिला के अपनी ओर सिराजुद्दौला को धक्के से मतलब धोखे से प्लासी के युद्ध को हरवा देता था। तो होता क्या दोस्तों, प्लासी का युद्ध सिराजुद्दौला के हारने के कारण क्या थे, ये सेम वही बात है, क्योंकि इसके समय में दो स्वामी भगत होते थे, या दो वफादार सेनापति बोल सकते हो, किसके, सिराजुद्दौला के। क्या नाम होता था, मीर मदन और मोहनलाल। ये दोनों के दोनों तो युद्ध में मारे जाते हैं। उसके बाद उसके दो अन्य साथी और होते हैं, जिसका नाम होता है मीर जाफ़र और राय दुर्लभ। ये दोनों के दोनों धोखेबाज होते हैं, इसके खिलाफ ही युद्ध लड़ने लग जाते हैं, क्योंकि जो रॉबर्ट क्लाइव है इन दोनों को अपनी ओर मिला लेता है, और अपनी ओर मिलाकर इन दोनों को अपनी ओर मिलाकर सिराजुद्दौला को धोखे से मरवा देता है। आगे चलकर इनको गिफ्ट में इनको बहुत सी चीज़ें मिलती हैं, जिसको किसी एक जगह का इक़्तिदार बना दिया जाता है, या एक जगह का एरिया का किसी के एरिया का रखवाला बना दिया जाता है, या उसी के अंडर में दे दिया जाता है, जिससे कि इनको एक गिफ्ट की तरह प्रदान की जाती है, ताकि इनको ये लगे कि भी तुमने इसमें युद्ध में इनकी सहायता की थी अंग्रेज़ों की, और तुम्हें इनाम में ये चीज़ मिली है। दोस्तों, एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछ लिया जाता है वनडे एग्जाम में कि वेदरा का युद्ध कब लड़ा गया, और वेदरा का युद्ध जो है वो 1759 में लड़ा गया था। और जो ये वेदरा का युद्ध है अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच लड़ा गया था, और ये युद्ध भी रॉबर्ट क्लाइव के समय में ही हुआ था, और इस युद्ध को रॉबर्ट क्लाइव ने ही जीता था, तथा फ्रांसीसियों को भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया था, और फ्रांसीसी जो है वो भारत छोड़कर चले गए थे, उनको जाना पड़ा। उसके बाद दोस्तों युद्ध आता है बक्सर का युद्ध, और बक्सर का युद्ध 1765 में होता है। और 1765 में बक्सर का युद्ध किस किस के बीच होता है, इसमें तीन ताकतें एक साथ लड़ती हैं, जिन तीन ताकतों में किस किस का नाम आता है, सिराजुद्दौला का, दूसरे नंबर पर मीर कासिम का, और शाह आलम द्वितीय का। ये तीनों के तीनों मिलकर किससे लड़ते हैं, रॉबर्ट क्लाइव से। लेकिन होता क्या है दोस्तों, रॉबर्ट क्लाइव इस युद्ध को भी जीत जाता है, क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव के माइंड में एक माइंडसेट ऐसा बना होता है कि तू सिराजुद्दौला को पहले भी हरा चुका है, तो अब क्या चीज़ है, तो इसलिए रॉबर्ट क्लाइव इसको दोबारा हरा देता है। ये तीनों मिलकर भी बक्सर का युद्ध नहीं जीत पाते, क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव जो है वो पहले भी अनेक युद्ध जीत चुका होता है, और जिसे युद्ध जीतने की पॉलिसी मालूम हो चुकी थी, और रॉबर्ट क्लाइव जो है वो जितने भी युद्ध होते थे सारे के सारे जीतता जा रहा था। आगे चलकर मीर जाफ़र का जो बेटा होगा निरंग, वो निरंग जो है सिराजुद्दौला की हत्या कर देगा, जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था। इस युद्ध के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने द्वैध शासन प्रणाली लागू कर दी थी। द्वैध शासन प्रणाली का मतलब ये दोहरी शासन प्रणाली नहीं है, जैसे कि आप पॉलिटिक्स में पढ़ते हो, पॉलिटिकल में पढ़ते हो, ये इसका मतलब कुछ हो रहा है। चलिए क्या है देखते हैं। द्वैध शासन प्रणाली का मतलब यहाँ पर क्या है दोस्तों, भारतीयों को दो टैक्स देने होते थे रहने के लिए। पहला टैक्स तो देना पड़ता था इनको ईस्ट इंडिया कंपनी को, और दूसरा टैक्स देना होता था इनको बंगाल के नवाब को, क्योंकि अंग्रेज़ों ने एक बंगाल का नवाब घोषित किया हुआ था। और बंगाल का नवाब किसे बना रखा था, बंगाल का नवाब की जो जिम्मा है वो दे रखा था नवाब राय दुर्लभ को। और नवाब राय दुर्लभ को एक ही काम सौंप रखा था कि तुम जनता से टैक्स लो, और जिससे एक टैक्स तो इन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी को देना पड़े, और एक टैक्स इनसे तुम वसूल करो। और वो टैक्स किसको देता था, जाकर अंग्रेज़ों को, जिससे कि द्वैध शासन प्रणाली की संज्ञा दी गई इसे।
तो अगर क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाए कि द्वैध शासन प्रणाली किसने लागू करी, तो रॉबर्ट क्लाइव ने लागू करी। और इस द्वैध शासन प्रणाली का अगर मतलब पूछ ले तो 2 टैक्स के कारण इसे द्वैध शासन प्रणाली कहा गया। द्वैध शासन प्रणाली बंगाल में 1765 से लेकर 1772 तक रही। आगे चलकर 1772 में इस द्वैध शासन प्रणाली को दूसरा गवर्नर आएगा, वो उसे हटा देगा। वॉरेन हेस्टिंग आएंगे 1772 में, वो इस टैक्स द्वैध शासन प्रणाली को हटा देंगे। तो द्वैध शासन प्रणाली कितने साल लगी? 7 साल चली। आपकी कितने साल चली? 7 साल। ब्रिटेन संसद में रॉबर्ट क्लाइव की बहुत ज़्यादा आलोचना होने के कारण रॉबर्ट क्लाइव ने आत्महत्या कर ली थी। दोस्तों, रॉबर्ट क्लाइव जो हैं बहुत अमीर व्यक्ति होते थे और इन्होंने मतलब अपनी लाइफ में हर एक युद्ध को जीता और हर तरह से ये खुश रहा करते थे, खुश मिजाज वाले इंसान हुआ करते थे। लेकिन इनकी संसद में इतनी ज़्यादा बेइज्जती हो गई थी, इनकी इतनी ज़्यादा बेइज्जती होने के कारण इनसे ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई और इन्होंने आत्महत्या कर ली थी। तो इसलिए दोस्तों, अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि किस गवर्नर ने सुसाइड कर लिया, खुदकुशी कर ली थी, तो रॉबर्ट क्लाइव ने खुदकुशी कर ली थी। क्यों की थी? क्योंकि इनकी बहुत ज़्यादा आलोचना हो गई थी संसद में, इसलिए इस आलोचना को ये सहन नहीं कर पाए और इन्होंने आत्महत्या कर ली थी। रॉबर्ट क्लाइव ने सरकारी कर्मचारियों के गिफ्ट लेने पर रोक लगा दी थी। आज के टाइम में सरकारी कर्मचारियों को गिफ्ट लेने को रिश्वत बोल देते हैं, ब्राइब बोल देते हैं, रिश्वत। तो मतलब रिश्वत लेना बंद करवा दे पर रोक लगा दी थी किसने? रॉबर्ट क्लाइव ने। इसके बाद जो हमारे अंतिम गवर्नर बोल दिए जाते हैं और पहला गवर्नर जनरल, जो आपका गवर्नर वाला पद था, वो गवर्नर वाला पद जो अब किस में ट्रांसफ़र हो गया था? गवर्नर जनरल में। आगे चलकर ये गवर्नर जनरल वाला पद किस में हो जाएगा? वायसराय में। तो दोस्तों, गवर्नर वाला पद जो है वो गवर्नर जनरल में बदल गया था और अंतिम गवर्नर और प्रथम गवर्नर जनरल कौन कहलाए? वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग का जो समयकाल पूछ ले, टाइम पीरियड पूछ ले, तो 1772 से लेके 1785 ईस्वी तक इनका टाइम पीरियड रहेगा। और 1772 में इन्होंने सबसे पहले आते ही द्वैध शासन प्रणाली का अंत कर दिया था। द्वैध शासन प्रणाली किसने लगाई थी? रॉबर्ट क्लाइव ने लगवाई थी 1765 में। और 1765 से लेकर 1772 में जैसे ही वॉरेन हेस्टिंग आते हैं, वॉरेन हेस्टिंग सबसे पहले आते ही इस द्वैध शासन प्रणाली का अंत करवा देते हैं। और 1772 में ही इन्होंने एक डीसी पद को की स्थापना की थी और उस डीसी की फुल फॉर्म होती है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के नाम से, जो आप जानते हो। तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के जो पद की स्थापना की थी, शुरुआत की थी, वो किसने की थी? वॉरेन हेस्टिंग ने। कब की थी? 1772 ईस्वी में। इसके समय में 1773 में पहला रेगुलेटिंग एक्ट आया। रेगुलेटिंग एक्ट आना दोस्तों, ये रेगुलेटिंग एक्ट ऐसा था जो 20 साल में एक बार आया करता था। तो सबसे पहला जो रेगुलेटिंग एक्ट था वो 1773 में आया और इस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल की शक्ति को बढ़ा दिया गया था। लेकिन आगे चलकर एक पिट्स इंडिया एक्ट आएगा 1784 में। ये पिट्स इंडिया एक्ट क्या करेगा? बंगाल के गवर्नर जनरल की शक्ति को कम कर देगा। तो दोस्तों, जैसे ही ये रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 में, तो बंगाल के गवर्नर जनरल की शक्ति को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया था, जिससे कि गवर्नर जनरल अपने आप को भगवान की तरह मानने लगा था। लेकिन आगे चलकर पिट्स इंडिया एक्ट जैसे ही 1784 में आएगा, तो गवर्नर जनरल के पद की जो शक्ति है वो कम कर दी जाएगी। 1774 में रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। दोस्तों, जो आपका रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 में, इस एक्ट ने बंगाल गवर्नर जनरल की शक्ति तो बढ़ा ही दी थी और आगे चलकर अगले साल में ही इसने एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की थी। और सुप्रीम कोर्ट की स्थापना आपकी कहाँ हुई थी? कलकत्ता में। सबसे पहला सुप्रीम कोर्ट खोला गया था। अगर आपसे पूछ ले कि सबसे पहला सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कहाँ की गई, तो कोलकाता में। कब की गई? 1774 में। और उसके प्रथम जो मुख्य न्यायाधीश है, जिसको आप जज बोल देते हो, वो कौन बने सुप्रीम कोर्ट के? तो एलिजाबेथ नामक एक स्त्री बनी थी, एलिजाबेथ। वो इस सुप्रीम कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश बनी थी, जो कि कोलकाता में स्थापित किया गया था। 1780 में जनरल पोस्ट ऑफिस की स्थापना की गई, वॉरेन हेस्टिंग के समय में हुई।
अगर आपसे पूछ ले पोस्ट ऑफिस की स्थापना कब हुई तो 1780 में हुई थी। उस समय किसका शासनकाल होता था? वॉरेन हेस्टिंग का, जो कि 72 में आए थे। 29 जनवरी 1780 को पहला भारतीय समाचार पत्र आया। अगर आपसे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा, भारतीय समाचार पत्र कब आया, डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो 29 जनवरी 1780 को पहला भारतीय समाचार पत्र छपा। उस भारतीय समाचार पत्र का नाम होता था बंगाल गजट। ये भाषा पूछ लेता है दोस्तों कि ये किस भाषा में होता था, तो अंग्रेजी भाषा में होता था। और इसके संपादक भी पूछ लिए जाते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो जेम्स हिक्की नामक व्यक्ति इस समाचार पत्र के संपादक रहेंगे। 29 जनवरी को हम समाचार दिवस मनाते हैं, क्योंकि 29 जनवरी को ही क्या हुआ था, समाचार पत्र छपा था। इसलिए 29 जनवरी को, हर 29 जनवरी को हम क्या मनाते हैं, समाचार पत्र दिवस। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, ऐसा गवर्नर जनरल जिस पर महाभियोग, जैसा कि आपने पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा कि आप जैसे राष्ट्रपति का पद हो गया या किसी भी मुख्य न्यायाधीश का पद हो गया, तो उसमें उस पद से उस व्यक्ति को हटाने के लिए जो अभिक्रिया लाई जाती है, जो मतलब प्रक्रिया चलाई जाती है, उसे महाभियोग बोलते हैं। महाभियोग मतलब किसी को पद से हटाने की प्रक्रिया। तो एक ऐसा गवर्नर जनरल जिस पर महाभियोग लाया गया, तो वो वॉरेन हेस्टिंग होते थे। और वॉरेन हेस्टिंग के खिलाफ ये महाभियोग कौन लेकर आया था? एडमर्क बर्क नामक व्यक्ति लेकर आया था। एक एडमंड बर्क नामक व्यक्ति ने महाभियोग चलाया था। किसके खिलाफ? वॉरेन हेस्टिंग गवर्नर जनरल के खिलाफ, क्योंकि इसने एक चैत सिंह घसीटी बेगम नामक व्यक्ति को फांसी दिलवा दी थी। और इसको फांसी दिलवाने के मकसद, मतलब इसको फांसी दिलवाने का यही कारण था कि भाई चैत सिंह घसीटी बेगम को इसने फांसी क्यों दिलवाई, और इसको इस फांसी दिलवाने की वजह से ही इसने महाभियोग चलवाया, ताकि वो वॉरेन हेस्टिंग को इस पद से हटवा सके। तो गवर्नर जनरल का पद आगे चलकर राष्ट्रपति, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका दोस्तों, ये जो गवर्नर का जो पद है वो आगे चलकर गवर्नर जनरल बना, फिर वायसराय, ये दोबारा फिर से गवर्नर जनरल बनेगा दोबारा से, फिर आगे जाकर ये क्या, राष्ट्रपति पद का नाम इसको दे दिया जाएगा। पीट्स इंडिया एक्ट ने व्यापारों का जो प्रशासन है उसको अलग कर दिया था। मतलब प्रशासन, आप जो व्यापार को अलग रख सकते थे और शासन को अलग रख सकते थे। उसके बाद दोस्तों अगला जो हमारा समय शासनकाल आता है वो आता है लॉर्ड कॉर्नवालिस का। और लॉर्ड कॉर्नवालिस का जो शासनकाल है वो 1786 से लेकर 1793 तक रहेगा। और लॉर्ड कॉर्नवालिस जो होते हैं उनसे संबंधित मेन फैक्ट क्या हैं उसको डिस्कस करते हैं, क्योंकि इनसे संबंधित कई क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जो वॉरेन हेस्टिंग है उनके बाद अगला गवर्नर जनरल बनता है लॉर्ड कॉर्नवालिस, और ये पहले आर्मी ऑफिसर थे। मतलब ये पद पे आने से पहले 1786 में पद ग्रहण करने से पहले ये एक आर्मी ऑफिसर हुआ करते थे। आप इसको रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर बोल सकते हैं। इसलिए इन्होंने बंगाल का जैसे ही गवर्नर जनरल बने थे तो इन्होंने सैन्य शक्ति मांग ली थी। जैसे ये गवर्नर जनरल बने, इन्होंने गवर्नर जनरल बनते ही सैन्य शक्ति मांग ली, और इसे नागरिक सेना का जन्मदाता कहा गया। नागरिक सेना का मतलब इंडियन सिविल सर्विसेज, जिसको आप ICS बोलते हो, जिसके अंडर UPSC पेपर कंडक्ट करवाती है, IAS के, IPS के और IES के एटसेट्रा। जो भी एग्ज़ाम UPSC कंडक्ट करवाती है ICS पद के लिए, इंडियन सिविल सर्विस के लिए, उस इंडियन सिविल सर्विसेज की शुरुआत किसने की थी? हमारे लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। कब की थी? 21 अगस्त 1793 में की थी। नोट, 21 अगस्त को हम ICS दिवस मनाते हैं, इसलिए क्योंकि 21 अगस्त 1793 में ICS पद की जो है ICS की शुरुआत की गई थी, इंडियन सिविल सर्विसेज। इसके समय में 4 सत्र न्यायालय बने थे। कहाँ कहाँ बने थे? पहला पटना में, दूसरा मुर्शिदाबाद, तीसरा ढाका और चौथा कलकत्ता में। तो ये 4 सत्र न्यायालय बने थे इसके समय में। इसको भूमि के स्थायी बंदोबस्त का जनक भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन दोस्तों वनडे एग्जाम में देखा जा चुका है और आगे रिपीट भी हो सकता है। क्वेश्चन डायरेक्ट यही उठा था कि किसको भूमि के स्थायी बंदोबस्त का जनक कहा जाता है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को
क्या भूमि का स्थायी बंदोबस्त का जनक कहा जाता है। स्थायी बंदोबस्त का मतलब क्या होता है जान लेते हैं दोस्तों। पहले जो है वो टैक्स अंग्रेज लिया करते थे, पर बाद में इन्होंने जमींदारों को ही ये टैक्स लेने का काम सौंप दिया था। जमींदार क्या किया करते थे, अंग्रेजों की तरफ से जाया करते थे। अंग्रेज खुद टैक्स ना लेते हुए अंग्रेज अपने ही मतलब अपनी जगह आराम से बैठे रहते थे। इन्होंने हर एक गांव में हर एक जगह पर एक जमींदार को रख दिया था। वो जमींदार क्या होता था, टाइम आने पर वहाँ से टैक्स लेता और वहाँ से टैक्स लेकर कुछ हिस्सा रखकर अपना एक एज ए सैलरी के तौर पे अपना हिस्सा रख के वो बाकी का टैक्स जो है अंग्रेज़ों को दे दिया करता था। लेकिन इसके अंग्रेज़ों के इस डिसीजन ने कई किसानों को मरने पर मजबूर कर दिया था, क्योंकि जो अंग्रेज़ होते थे कई बार टैक्स लेने में लेट हो जाते थे या कई बार लेने भी नहीं आते थे। लेकिन जो जमींदार होते थे, एक जमींदार एक ऐसे पहरेदार की तरह बन गए थे जो हर महीने टाइम पूरा होने से पहले टैक्स लेने आ जाया करते थे। और इस टैक्स लेने की प्रक्रिया से कई किसानों को मरने पर मजबूर कर दिया था और कई किसानों ने आत्महत्या भी कर ली थी इस स्थायी बंदोबस्त के वजह से। 1793 में एक चार्टर एक्ट अधिनियम आया और इस चार्टर एक्ट अधिनियम के तहत अंग्रेजों की जो सैलरी है वो भारत की संचित निधि से दी जाएगी, ऐसा कहा गया उस चार्टर एक्ट अधिनियम के तहत। और ऐसे ही जो भारत को है वो करना पड़ा। 1805 में इसकी मृत्यु भारत में ही हो जाती है। एकमात्र ऐसा अंग्रेज गवर्नर जनरल है जिसकी मृत्यु भारत में हुई थी और इसका मकबरा भी दोस्तों भारत में ही बनाया गया है। अगर लोकेशन पूछ ले तो यूपी के गाजीपुर में इसका मकबरा बनाया गया है। प्रत्येक 20 साल में एक चार्टर अधिनियम आएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया था दोस्तों। प्रत्येक 20 साल में एक चार्टर अधिनियम आया करेगा और उसके तहत अलग अलग जो निर्णय लिए जाएंगे, अलग अलग नई नई स्कीम आया करेगी। 1857 की क्रांति तक तो ये आया करेगा ऐसे ही 20-20 साल में, लेकिन उसके बाद ये प्रोसीजर और ये प्रक्रिया ख़त्म हो जाएगी 20 साल में चार्टर अधिनियम आने वाली। उसके बाद दोस्तों आते हैं जॉन शोरा। जॉन शोरा का जो समय काल है वो 1793 से 1798 ईस्वी तक रहेगा। इसके समय काल से कोई भी क्वेश्चन ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं आता, बस हल्की सी जानकारी ये रख लेनी है आपने कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के बाद अगले गवर्नर जनरल जॉन शोरा बने। और जॉन शोर जो है उन्होंने 1785 में शिशु वध बंद करने का प्रयास किया था, लेकिन वो असफल रहे, वो बंद नहीं कर पाए। तो बंद कौन करेगा, आगे जो अगला शासनकाल किसका आएगा, लॉर्ड वेल्जली का। और लॉर्ड वेल्जली का जो शासनकाल है वो 1798 से 1805 ईस्वी तक रहा। और लॉर्ड वेल्जली जो है शिशु वध को रोकने में सक्सेस होते हैं, सफल हो जाते हैं। कोशिश किसने की थी, इससे पहले जॉन शोरा ने, लेकिन वो असफल हुए। लेकिन आगे चलकर जब ये लॉर्ड वेल्जली आए, इन्होंने शिशु वध को रोकने में सफलता हासिल की। जॉन शोरा के बाद अगले गवर्नर जनरल बने लॉर्ड वेल्जली। इनको सहायक संधि का जन्मदाता कहा जाता है। और सहायक संधि कहते किसको है दोस्तों, इसको भी देख लेते हैं। सहायक संधि का मतलब होता है अंग्रेजों द्वारा भेजी गई सेना को भारत के राजा को मजबूरन रखनी पड़ती थी, वो चाहे या ना चाहे। अगर अंग्रेज़ों ने सेना को भेज दिया कि हम सेना को भेज रहे हैं किसी भी सिक्योरिटी के लिए, आप सेना को रखो, अगर भारत का राजा ना भी चाहे तब भी उसको मजबूरन ये सेना रखनी पड़ती थी। उसका नुकसान क्या होता था दोस्तों, भारत को अपने ही जेब खर्ची से क्या उनको रहने का खाने का पीने का सभी का खर्चा देना पड़ता था सेना को। इसलिए जो सहायक संधि है वो अंग्रेज़ों द्वारा लाई गई थी। और सहायक संधि द्वारा अंग्रेज क्या करते थे, सेना को भेजते थे भारत में। और जो भारत में उस समय जो राजा का राज होता था, उस राजा को मजबूरन वो सेना रखनी पड़ती थी। और उस सेना को रख के उसका खाने का पीने का रहने का तक का खर्चा भारत को ही देना पड़ता था, जिससे भारत की आर्थिक स्थिति में भी फ़र्क आता था। इसके समय में 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई, और जो कि कहाँ हुई, कोलकाता में। भारतीय समाचार पत्र पर प्रतिबंध लगा दिया था किसने दोस्तों, लॉर्ड वेल्जली ने। तो लॉर्ड वेल्जली ने क्या किया था, भारतीय समाचार पत्र पर ही प्रतिबंध लगा दिया था। इसने एक अच्छा काम
एक अच्छा काम ये भी किया था, इसने शिशुवध पर रोक लगा दी थी। और शिशुवध पर रोक लगाने का जो काम है सबसे पहले किसने कोशिश की थी, कोशिश जॉन सोरा ने की थी, लेकिन वो असफल रहा। लेकिन सफल कौन रहा, लॉर्ड वेल्जली। लॉर्ड वेल्जली ने शिशुवध पर रोक लगा दी थी और इस काम में सफल भी रहा। इसके समय में 1803 में अंग्रेज़ों ने पूरी दिल्ली पर कब्जा कर लिया था और तथा मुग़ल जो बादशाह है उनको सिर्फ पेंशन लेने के लायक छोड़ दिया था, क्योंकि मुग़ल बादशाहों से उनसे शक्ति छीन ली थी। दिल्ली पर पूरी तरह से कब्जा 1803 में अंग्रेज़ों का हो चुका था और जो मुग़ल है वो सिर्फ नाम मात्र के राजा थे, उनके अंडर कोई शक्ति नहीं थी, ना ही वो कुछ कर सकते थे। उनको सिर्फ पेंशन लेने लायक शासक बना दिया था। अंग्रेज़ जो है इनको सिर्फ पेंशन दिया करते थे। इसने खुद को बंगाल का शेर कहा था। डायरेक्ट क्वेश्चन उठ जाता है किसी भी वनडे एग्जाम में, बंगाल का शेर किसे कहा जाता है, तो बंगाल का शेर कहा जाता है किसको दोस्तों, बंगाल का शेर कहा जाता है लॉर्ड वेल्जली को। 1799 में चौथा मैसूर आंगल युद्ध हुआ था लॉर्ड वेल्जली का और टीपू सुल्तान का। इसमें किसकी जीत हुई, किसकी हार हुई, टीपू सुल्तान इस युद्ध में मारा जाता है, इसलिए टीपू सुल्तान हार जाता है और लॉर्ड वेल्जली जीत जाता है। उसके बाद अगला शासनकाल आता है सर जॉर्ज वार्लो का। और सर जॉर्ज वार्लो जो है वो 1805 से लेकर 1807 ईस्वी तक रहते हैं। इनसे संबंधित सिर्फ एक ही फैक्ट है जो इम्पोर्टेंट है, वो क्या रहेगा, इसके समय में पहला नौसेना या सैनिक विद्रोह हुआ था और हुआ कहाँ था, वो तमिलनाडु के बेल्लोर में। अगर आपसे पूछ ले पहला नौसेना या पहला सैनिक विद्रोह कब हुआ था, एनडीए सीडीएस से इम्पोर्टेंट संबंधित ये रहेगा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि पहला नौसेना या सैनिक विद्रोह कब हुआ था। तो पहला नौसेना सैनिक विद्रोह सर जॉर्ज वार्लो के समय में हुआ था, जिनका समय काल 1805 से 1807 तक था। उसके बाद अगले जो शासक बनते हैं लॉर्ड मिंटो प्रथम, और लॉर्ड मिंटो प्रथम का जो शासनकाल रहता है वो 1807 से लेकर 1819 ईस्वी तक रहेगा दोस्तों। इनसे संबंधित मुख्य फैक्ट क्या बनेंगे, इसी के समय में अमृतसर की संधि हुई थी और लॉर्ड मिंटो और महाराजा रणजीत सिंह के बीच ये संधि होती है। इसमें महाराजा रणजीत सिंह एक शक्तिशाली राजा होते थे। इनके पास एक बार कोहिनूर का हीरा भी आया था दोस्तों। कोहिनूर का हीरा अगर जिस राजा के पास आ जाता है उसको शक्तिशाली राजा माना जाता था, इसलिए महाराजा रणजीत सिंह को शक्तिशाली राजा कह सकते हैं, क्योंकि इनके पास एक बारी कोहिनूर का हीरा भी आया था। तो जो अमृतसर की संधि हुई थी वो लॉर्ड मिंटो और महाराजा रणजीत सिंह के बीच हुई थी। 1813 में एक चार्टर एक्ट अधिनियम आया था और उस चार्टर एक्ट अधिनियम के तहत क्या कहा गया था कि शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च किया जाएगा और विदेशी कंपनियों को 20 साल तक का काम करने का समय दिया जाएगा। ये दोनों की दोनों बातें किस में कही गई थी, चार्टर एक्ट के अधिनियम के तहत, जो कि 20 साल में एक बार आया था। जो 20 साल में एक बार आता था ना दोस्तों, ये वही चार्टर एक्ट अधिनियम है, जो कि अगला कब आया था 1813 में। और इसके तहत क्या कहा गया था कि शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख खर्च किया जाएगा और विदेशी कंपनियों को 20 साल तक काम करने की अनुमति दे दी जाएगी। इसके समय में दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार को समाप्त कर दिया गया था। बस 2 ही काम का व्यापार रह गया था, एक चाय का व्यापार और एक चीन के साथ व्यापार। दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर हम स्पेशल एक टॉपिक पढ़ लेंगे, जिसको हम स्पेशल एक वीडियो आपको प्रोवाइड करवा देंगे। इस वीडियो के तहत हम आपको सारे के सारे ईस्ट इंडिया कंपनी में जितने भी फैक्ट बनते हैं वो सारे के सारे बता देंगे। भारत में कौन कौन सी कंपनी आई, कितने कितने समय के लिए रुकी, उन कंपनियों ने कौन कौन सा बिजनेस चलाया, उस समय कौन से राजा होते थे, कौन से मुग़ल शासक हुआ करते थे, वो सारी की सारी एक डिटेल बनाकर हम आपको स्पेशल वीडियो प्रोवाइड करवा देंगे। चलिए दोस्तों, इसके समय में ईसाइयो मिशन रियो, किसका मिशन का नाम हुआ करता था, ईसाइयो मिशन रियो। ये भारत आए थे और भारत में आगमन इनका हुआ था। भारत में क्या करने आए थे, भारत में कई लोगों को ईसाई धर्म में बदलने आए थे। इसके बाद आगे चलकर एक अन्य स्कीम आएगी। उस अन्य स्कीम के तहत क्या रहेगा, जिन भी लोगों ने ईसाई धर्म लिया था उन सभी को दोबारा हिंदू धर्म अपनाने का मौका दिया जाएगा। लेकिन इस समय क्या है दोस्तों, बस ये याद रखो कि ईसाई धर्म में बदलने के लिए कौन भारत आया था, ईसाइयो मिशन। ईसाइयो मिशन कब आया था ये दोस्तों, इसके समय काल में, किसके, लॉर्ड
मिंटो प्रथम के समय काल में आया था, जिसने लोगों को किस में बदला था, ईसाई धर्म में। आगे चलकर हिंदू धर्म में बदलने का इनको मौका दिया जाएगा और जिसको भी हिंदू धर्म में आना होगा वो हिंदू धर्म में आ सकता है। तो दोस्तों ये तो था पार्ट 1 कह सकते हैं आप। इसके बाद आगे चलकर जो गवर्नर जनरल बचे हैं 1-2, और उसके बाद वाइसराय आएंगे। वाइसराय आने के बाद एक जो आपका गवर्नर जनरल भारत का आएगा, और भारत का गवर्नर जनरल बनने के बाद सीधा राष्ट्रपति का पद घोषित कर दिया जाएगा इसी पद को। तो इसका जो सेकंड पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे अपनी क्लास 3 के नाम से। और इन दोनों क्लास में आपके ये जो टॉपिक है ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, जो कि आपका गवर्नर और गवर्नर जनरल और वाइसराय के नाम से ये टॉपिक जाना जाता है। इस दोनों क्लासों को लगाने के बाद आपके किसी भी वनडे एग्ज़ाम में अगर कोई भी क्वेश्चन किसी गवर्नर से या गवर्नर जनरल से या वाइसराय से क्वेश्चन आ जाता है, तो मैं आपकी गारंटी से कह सकता हूँ कि आपका वो क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा और आप उस क्वेश्चन को ज़रूर ठीक करके आओगे। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो की PDF फाइल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर सभी PDF फाइल मिल जाएगी जितनी भी यूट्यूब पर क्लास पढ़ी है हमारी। अगर दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई है तो आप और भी दोस्तों को शेयर कर सकते हैं, जिससे कि और भी जो भाई हैं इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें और किसी भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें। चलिए दोस्तों मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, अपनी नई वीडियो में, अपने नए टॉपिक के साथ। अब तक के लिए हमने ये डिस्कस कर लिए जितने भी हैं। ओके दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।